हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से साइबर स्पेस या साइबर सुरक्षा की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर में जो चीज़ें रह गई हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। कल हम लोगों ने समझा साइबर सुरक्षा है क्या, साइबर चोरी होती क्या है, डार्क वेब क्या है और इससे जुड़ी हुई कई अवधारणाओं के बारे में हमने समझा था। कल लास्ट में जब हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF कहते हैं, के बारे में पढ़ा था। इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स है इसका जो प्रमुख कार्य है वह आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो पैसा मुहैया कराया जाता है उस पैसे के मुहैया कराने पर लगाम लगानी है और यह अनैतिक रूप से ऐसे संगठनों को जो आतंकवादी क्रियाओं में लिप्त है उनके धन के प्रवाह की लगातार मॉनिटरिंग करता है। जैसा कि कल मैंने बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण जो वर्चुअल मुद्राएं हैं उन पर नियंत्रण कर पाना बाकी करेंसियों के मुकाबले में कम हो पाता है, क्योंकि जो वर्चुअल करेंसीज होती हैं इनका कोई व्यवस्थित रूप से संचालित होने वाली या किसी देश के द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्राएं नहीं, और इन पर लगाम लगाना एक दुरूह कार्य है। तो इसके लिए FATF अन्य कई विधियों की सहायता से इन पर भी नियंत्रण करने का प्रयास लगातार कर रही है। तो यहां तक की बातें हो गई और हम थोड़ा सा साइबर सुरक्षा से संबंधित विषयों पर निगाह डालते हैं। अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है, उनके द्वारा कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, जो इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लिखिए जरा, हेडिंग डालिएगा, USA की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी USA की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा व्यापक साइबर स्नूपिंग की कार्यप्रणाली। लिखिए जरा इसमें, NSA द्वारा मूल रूप से NSA द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA द्वारा 3 एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 1 विभिन्न राष्ट्र, दूसरा घरेलू विदेशी एजेंसियां, विभिन्न राष्ट्र, घरेलू विदेशी एजेंसियां और अमेरिका के बाहर व भीतर प्राइवेट एजेंसियां। फिर आगे लिखिएगा, निम्नलिखित के माध्यम से डाटा संग्रहित किए गए।
नंबर पहला, ग्लोबल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के टेलीकॉम ऑपरेटरों से। दूसरा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे अमेरिका आधारित इंटरनेट दिग्गजों के सर्वरों से। सिस्को व जूनिपर की तरह हार्डवेयर निर्माताओं से। बड़े पैमाने पर मैलवेयर व फायरवॉल के संचालन से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ गठबंधन में वाईफाई, जीएसएम, सीडीएमए और सैटेलाइट संकेतों सहित एयर घटकों से। अगला नंबर, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अफ्रीका और हिंद महासागर में पानी के भीतर लगी केबल पर लगाए गए टेपों से। अगला नंबर, अंतरराष्ट्रीय भुगतान बैंकिंग लेन देन की निगरानी से। और लास्ट नंबर, एंड्रॉयड, आईफोन और ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगली हेडिंग जानिएगा, भारतीय साइबर स्पेस के जोखिम। भारतीय साइबर स्पेस के जोखिम लिखिएगा। एनएसए के मुखबिर एडवर्ड स्नोडेन द्वारा लीक दस्तावेजों के अनुसार एनएसए का अधिकतर ध्यान भारत की घरेलू राजनीतिक, सामरिक और वाणिज्यिक हितों पर केंद्रित था, जिससे सभी क्षेत्रों में साइबर स्नूपिंग के जोखिम का पता चला। लक्षित देशों के बीच भारत का 5वां स्थान था। साइबर स्पेस के विकास पर अमेरिका का प्रमुख प्रभाव है। पूर्ण विराम लगा के लिखिएगा। सच्चाई यह है कि प्रारंभिक बुनियादी ढांचा उनके देश में है और यह इसके विकास और प्रयोग करने में सतत प्रमुख ताकत है। इसलिए अमेरिका इस स्थिति में है कि वह अपने वर्चस्व को चुनौती देने के
सभी प्रयासों एवं उसके नियंत्रण को कुछ कम करने वाले प्रयासों को रोक सके। रोक सके। अगला नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, स्नोडेन के खुलासों का प्रभाव। नंबर 1, यह इंटरनेट नियंत्रण युग। यह इंटरनेट नियंत्रण युग, इसमें लिखिएगा, आगे इसके आगे लिखिएगा, के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में विदेशी ग्राहकों को अपना व्यक्तिगत डाटा अमेरिका से बाहर सर्वरों पर संग्रहित करने की अनुमति दी है। यह एडवर्ड स्नोडेन के NSA लीक का बड़ा परिणाम है। कि देशों और कंपनियों को साइबर स्पेस में एक तरह की सीमाओं को खड़ा करने के एक संकेत के रूप में देखा जाएगा। एक संकेत के रूप में देखा जाएगा। दूसरा, यह स्पष्ट है कि सरकार के बड़े पैमाने पर वैश्विक संचार की निगरानी के बारे में चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के कुछ ही महीनों के बाद साइबर सुरक्षा से दुनिया के सभी पहलू बदल चुके हैं। आम लोगों की आंखें खुल गई हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। सरकारें एक दूसरे के प्रति ज्यादा अविश्वासी होने लगी। सरकारें एक दूसरे के प्रति ज्यादा अविश्वासी होने लगी है, मतलब भरोसा कम होता जा रहा है गवर्नमेंट सरकारों के बीच में। थर्ड नंबर, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्नोडेन द्वारा लीक दस्तावेजों में निहित तकनीकी विवरण से पश्चिमी देशों की सुरक्षा की स्थिति कमजोर हुई है। विशेषकर अमेरिका एवं ब्रिटेन जैसे देशों की सुरक्षा स्तर में कमी आई। उनका मानना है कि खुलासों से आतंकियों को बहुत फायदा हुआ है और अब वे अपनी इच्छा से हम पर हमला कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि स्नोडेन द्वारा खुलासे किए गए विवरण के एक परिणाम स्वरूप अलकायदा ने अपने संचार का तरीका बदल दिया है। अगला नंबर, स्नोडेन के खुलासों से दुनिया पर पड़े प्रभावों के कारण दुनिया में साइबर सुरक्षा के उपाय ढूंढने की होड़ मची। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, निजता के अधिकारों के बारे में निजता के अधिकारों के बारे में जनता में अत्यधिक रुचि आ गई है। लोग इसके बारे में और अधिक जागरूक हो गए हैं।
यहां तक कि बराक ओबामा ने स्वीकार किया है कि इस लीक के खुलासे से गुस्से की भावना पैदा हुई है। और अमेरिकी स्नूपिंग के बारे में जोरदार बहस प्रारंभ हो गई है। जोरदार बहस प्रारंभ हो गई। हेड डालिएगा, भारत के साइबर स्पेस को खतरा। भारत के साइबर स्पेस को खतरा। देखिएगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका कांड का खुलासा यह दिखाता है कि किस तरह अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और यहां तक कि भारत सहित पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देश साइबर हेराफेरी के मामले में संवेदनशील बने हुए हैं। स्नोडेन द्वारा उजागर किए गए एक खुलासे के अनुसार भारत का साइबर स्पेस लगभग असुरक्षित है। अभी तक हमारे पास केवल बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। इस खुलासे के बाद भारत ने साइबर सुरक्षा के उच्च तरीकों पर विचार करना शुरू कर दिया। हमारे सभी महत्वपूर्ण संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से सुरक्षित करने की आवश्यकता है। ऐसे संभावित क्षेत्र जहां भविष्य का युद्ध लड़ा जाएगा निम्न है। लिखिएगा, रक्षा प्रतिष्ठान, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील दस्तावेज, अनियंत्रित सैटेलाइट सहित संचार नेटवर्क, रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल विध्वंस, वित्तीय सेवाओं का पतन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का प्रतिष्ठित संस्थान, आईटीसी प्रबंधन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटीसी प्रबंधन। अगली हेडिंग डालिएगा, समीक्षात्मक अवसंरचना। वह समीक्षात्मक सूचना अवसंरचना। लिखिएगा इसमें, सामान्य तौर पर समीक्षात्मक संरचना से आशय आईटी क्षेत्र की वो सुविधाएं अथवा व्यवस्था
जिनकी कार्य क्षमता खत्म करने अथवा विनाश से राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के सामाजिक ढांचे पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पड़ सकता है इसके दायरे में मोटे तौर पर इसमें निम्न क्षेत्र शामिल हैं। मोटे तौर पर इसमें निम्न क्षेत्र शामिल है, लिखिएगा। ऊर्जा, परिवहन, बैंकिंग व वित्त, दूरसंचार, रक्षा, अंतरिक्ष, कानून प्रवर्तन, सुरक्षा और खुफिया, संवेदनशील सरकारी संगठन, जन स्वास्थ्य, जलापूर्ति, समीक्षात्मक विनिर्माण, ई शासन। इतने सारे एरिया हैं जो समीक्षात्मक अवसंरचना के अंतर्गत आते हैं। देखिए, दुनिया भर में महत्वपूर्ण जानकारी के बुनियादी ढांचे को मोटे तौर पर एक दूसरे से संबंधित परस्पर जुड़े हुए एवं एक दूसरे पर निर्भरता के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। भारत में इन दिशा निर्देशों में शुरुआती तौर पर सूचना व संचार, परिवहन, ऊर्जा, वित्त, प्रौद्योगिकी, कानून प्रवर्तन, सुरक्षा और सरकार, अंतरिक्ष एवं संवेदनशील संगठन को शामिल किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। समीक्षात्मक सूचना अवसंरचना वो आईटी ढांचा है जिस पर समीक्षात्मक अवसंरचना की प्रमुख कार्यक्षमता निर्भर करती है। भारत के नए दिशा निर्देशों के अनुसार के साथ आईटी नियम 2000 के तहत विधायी मान्यता का विस्तार किया जा रहा है। इसकी धारा 70 समीक्षात्मक सूचना अवसंरचना को इस तरह परिभाषित करती है। इसी में आगे लिखिएगा परिभाषा उसकी। उन कंप्यूटर संसाधनों, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर खतरनाक प्रभाव होगा, समीक्षात्मक सूचना अवसंरचना अत्यधिक जटिल, वितरित, अंतर्संबद्ध और अन्योन्याश्रित है। अब इसके लिए खतरे लिख देते हैं हम लोग। समीक्षात्मक सूचना अवसंरचना के खतरे। एक तरफ आंतरिक खतरा लिखिएगा और एक तरफ बाह्य खतरा, और दूसरी तरफ बाह्य खतरा। आंतरिक खतरे में लिखिएगा, इसे एक कंपनी अथवा कई व्यक्तियों जिन्हें कंपनी, संगठन अथवा उद्यम के बारे में जानकारी
उद्यम के बारे में जानकारी अथवा अंदर का ज्ञान है जो उन्हें उस इकाई की सुरक्षा, व्यवस्था, सेवाओं, उत्पादों या सुविधाओं की कमजोरियों का फायदा उठाने का अवसर प्रदान करता है के रूप में परिभाषित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी की तोड़फोड़, धोखाधड़ी और गोपनीयता अथवा स्वामित्व की जानकारी की चोरी करते हुए अंदरूनी गद्दार नुकसान के कारक बनते हैं। यह जानबूझकर अथवा अज्ञानता के कारण हो सकता है। बाह्य खतरे में लिखिएगा, व्यक्तियों, हैकर्स, संगठनों, आतंकियों, विदेशी सरकारों के एजेंट, गैर राज्यकर्ताओं द्वारा संगठन से बाहर के पैदा होते हैं और समीक्षात्मक सूचना अवसंरचना को पंगु बना देने, जासूसी, साइबर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर आतंकवाद इत्यादि जैसे खतरे खड़े कर देते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ये खतरे व्यक्तियों, असंतुष्ट अथवा पूर्व कर्मचारियों, उनके प्रतिद्वंदियों, हैकर्स, स्क्रिप्ट किडीज, साइबर अपराधियों, साइबर मर्सनेरियों, आतंकवादी समूहों, गैर राज्यकर्ताओं एवं शत्रु देश के कारण हो सकते हैं। इनके प्रभाव लिख लीजिए, समीक्षात्मक सूचना संरचना पर हमले के प्रभाव। नंबर 1, सेवाओं की दुर्दशा अथवा विघटन। दूसरा, सेवाओं में व्यवधान अथवा गिरावट। तीसरा, संवेदनशील और सामरिक जानकारी की हानि। नेक्स्ट, कम समय में व्यापक क्षति। और अगला नंबर लिखिएगा, समीक्षात्मक सूचना अवसंरचना पर व्यापक प्रभाव। डालिएगा, भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। नंबर 1 लिखिएगा, सरकार ने कंप्यूटर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जिसमें साइबर हमले के खिलाफ विशेष सुरक्षा की जरूरत है, की सूची तैयार की है। इस सूची में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, बैंक, शेयर बाजार, विद्युत ग्रिड, रेल व विमान सेवाएं, मौसम व कई अन्य नेटवर्क शामिल हैं। अगला नंबर, वर्ष 2013 में साइबर सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। तीसरा नंबर, इन नेटवर्कों के चारों ओर एक पुख्ता फायरवॉल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय समीक्षात्मक सूचना अवसंरचना केंद्र, नेशनल क्रिटिकल
इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC की स्थापना की प्रक्रिया की जा रही है। इसका निर्माण साइबर सुरक्षा के लिए फ्रेमवर्क के तौर पर लागू किए गए उन सब विचारों में से एक है जिसे हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगला पॉइंट, साइबर खतरों का आकलन व हितधारकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए एक बहु एजेंसी राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र की स्थापना की जा रही है। अगला पॉइंट, कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गूढ़ लेखन की एक विधा कूटलिपि में उत्कृष्टता का एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नेटवर्कों पर हमला मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, पोलैंड और नीदरलैंड सहित दुनिया के लगभग 20 देशों के कंप्यूटरों से हुआ है। ऐसा ही एक प्रयास 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को खतरे में डालने के लिए किया गया था, जिसके तहत हैकरों द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टाइमर और स्कोरिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। इस क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच परस्पर सहयोग पर जोर देने के लिए सरकार ने साइबर सुरक्षा पर एक रोड मैप तैयार किया है। इसकी अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में सरकार ने सॉफ्टवेयर उद्योग समूह नैसकॉम के साथ मिलकर बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता में 3 साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ 9 और ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना की योजना बनाई गई। अगला पॉइंट, राज्य सरकारों के पास एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर पहले से ही एक साइबर संकट प्रबंधन योजना, इंग्लिश में कहें तो साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह के संकट से निपटने के लिए नोडल एजेंसी CERT इन अथवा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा विशेष क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। अगला पॉइंट, रक्षा प्रतिष्ठान ने पहले ही स्वयं के लिए एक क्षेत्रीय CERT का गठन किया हुआ है। रेलवे और विद्युत क्षेत्र भी स्वयं के लिए CERT के गठन की योजना पर विचार कर रहे हैं। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भारत ने देश के वित्तीय क्षेत्र के लिए फिन CERT की शुरुआत की है। हेडिंग डालिएगा, साइबर सुरक्षित भारत की पहल।
साइबर सुरक्षित भारत की पहल। देखिए इसमें नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और उद्योग जगत के साझेदारों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षित भारत की पहल की है, जिसका उद्देश्य भारत में साइबर सुरक्षा के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती देना है। यह अपने तरह की पहली निजी सार्वजनिक साझेदारी है और यह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। इस काम में माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो जैसे अग्रणी आईटी कंपनियां संस्थापक साझेदार हैं। ज्ञान के साझेदारों में CERT इन, NIC, NASSCOM और परामर्शक संस्था डेलोइट और EY है। डेलोइट व EY हैं। यह जागरूकता, शिक्षा और साक्षरता, ये पूरा बनाया गया है, यह जागरूकता, शिक्षा और सक्षमता के 3 सिद्धांतों पर काम करेगा। इसका लक्ष्य साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों तथा सभी सरकारी विभागों के अग्रणी आईटी कर्मचारियों की क्षमता का संवर्धन करना है। अच्छे अभ्यास के आधार पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला बनाई जाएगी और अधिकारियों को साइबर सुरक्षित स्वास्थ्य उपकरणों से लैस किया जाएगा ताकि वे साइबर खतरों का समय रहते प्रबंध कर सकें और उसे कम से कम कर सकें। हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। लिखिएगा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ब्रैकेट में लिखिएगा इसके, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, ब्रैकेट बंद, द्वारा नागरिकों, व्यवसायों और सरकार हेतु सुरक्षित एवं लचीले साइबर स्पेस के निर्माण के लिए यह नीति जारी हुई। इस नीति का लक्ष्य, नंबर 1 लिखिएगा, इस नीति का लक्ष्य नंबर 1 साइबर स्पेस में जानकारी और जानकारी के बुनियादी ढांचे का संरक्षण। सेकंड नंबर, साइबर खतरे की रोकथाम व प्रति उत्तर के लिए क्षमताओं का निर्माण। तीसरा, साइबर सुरक्षा खामियों को कम करना। चौथा, संस्थागत ढांचे, लोगों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी एवं आपसी तालमेल के संयोजन से साइबर दुर्घटनाओं के नुकसान को कम करना है।
उद्देश्य लिखिएगा। उद्देश्य नंबर 1, देश में एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र, देश में एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली व साइबर स्पेस के लेन देन में पर्याप्त विश्वास एवं भरोसा पैदा करते हुए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रसार में वृद्धि करना। सेकंड नंबर, सुरक्षा नीतियों की रचना और वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु आश्वासन ढांचा बनाने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के माध्यम से अनुरूपता मूल्यांकन कहने का मतलब कि उत्पाद, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी व लोग, उत्पाद, प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, और इसमें लगने वाले लोग जो होंगे और इसका पूरा जो सिस्टम होगा, है ना। थर्ड नंबर लिखिएगा, साइबर स्पेस पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करना। चौथा नंबर, आईसीटी मूलभूत ढांचे के संभावित खतरों के बारे में सामरिक जानकारी प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर 24/7 सूचना तंत्र के निर्माण एवं विकास के लिए प्रभावी अनुमानों, निवारक, सुरक्षा, प्रतिक्रिया और बहाली कार्यों के माध्यम से प्रतिक्रिया, संकल्प और संकट प्रबंधन हेतु परिदृश्यों का निर्माण। नेक्स्ट नंबर, एक राष्ट्रीय समीक्षात्मक सूचना संरचना संरक्षण केंद्र का 24/7 संचालन करते हुए राष्ट्र की महत्वपूर्ण जानकारी के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और प्रतिरोधकता को बढ़ाना और डिजाइन, अधिग्रहण, विकास, उपयोग एवं सूचना संसाधनों के संचालन से संबंधित सुरक्षा प्रणाली को अनिवार्य बनाना। नेक्स्ट, सीमा प्रौद्योगिकी अनुसंधान, समाधान उन्मुख अनुसंधान, अवधारणा के सबूतों, मार्गदर्शी विकास, संक्रमण, प्रसार तथा व्यवसायीकरण के माध्यम से उपयुक्त स्वदेशी सुरक्षा प्रौद्योगिकी का विकास, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य तौर पर सुरक्षित आईसीटी उत्पादों प्रक्रियाओं की बड़ी पैमाने पर तैनाती और विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों पर ध्यान देने के लिए। अगला नंबर, 7वां नंबर, इस तरह के उत्पादों की सुरक्षा के परीक्षण
परीक्षण एवं सत्यापन के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करते हुए आईसीटी उत्पादों एवं सेवाओं की अखंडता की दृश्यता में सुधार। नेक्स्ट पॉइंट, अगले कुछ वर्षों में साइबर सुरक्षा में कुशल 5 लाख पेशेवरों का क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से एक कार्यबल तैयार करना। अगला नंबर, मानक सुरक्षा प्रणाली और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए कारोबार हेतु राजकोषीय लाभ प्रदान करना। अगला नंबर, प्रक्रिया, संचालन, भंडारण व पारगमन के दौरान सूचना की सुरक्षा को सक्षम बनाना ताकि नागरिक डाटा की गोपनीयता की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। और साइबर अपराध या डाटा चोरी के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को भी कम किया जा सके। अगला नंबर लिखिएगा, साइबर अपराध की जांच और अभियोजन की प्रभावी रोकथाम करना और उपयुक्त विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से कानून प्रवर्तन क्षमताओं की वृद्धि। अगला नंबर, साइबर सुरक्षा एवं गोपनीयता की संस्कृति को विकसित करने का माहौल बनाना ताकि एक प्रभावी संचार के माध्यम कार्यवाही एवं नीति का व्यवहार किया जा सके। अगला नंबर, तकनीकी व परिचालन सहयोग एवं साइबर स्पेस की सुरक्षा वृद्धि हेतु योगदान के माध्यम से प्रभावी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं सहयोगात्मक कार्यों को विकसित करना। नेक्स्ट, साइबर स्पेस की सुरक्षा के कार्यों को आगे बढ़ाना और साझी समझ को बढ़ावा देने और संबंधों के लाभ से वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, वरिष्ठ निजी एवं सार्वजनिक सभी संगठनों को प्रोत्साहित करना, प्रबंधन के एक सदस्य को मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के तौर पर नामित करना जो साइबर सुरक्षा के प्रयासों एवं पहल के लिए भी जिम्मेदार हो। नेक्स्ट, अगला नंबर लिखिएगा, सभी संगठनों एवं उनके व्यापार की योजनाओं के अनुरूप सूचना सुरक्षा नीतियों को विकसित करने और इस तरह की नीतियों को सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली के
अनुसार लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस तरह की नीतियों में सुरक्षित सूचना प्रवाह के लिए स्थापित मानक एवं तंत्र, संकट प्रबंधन योजना, सक्रिय सुरक्षा आसन्न मूल्यांकन और न्याय सक्षम सूचना का बुनियादी ढांचा शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यह सुनिश्चित करना कि सभी संगठन साइबर सुरक्षा बल को लागू करने एवं साइबर घटनाओं से उत्पन्न आपात प्रतिक्रिया की बैठक के लिए एक विशेष बजट निर्धारित करें। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा के संबंध में सूचना के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने, मजबूत बनाने और उन्नत करने हेतु राजकोषीय योजनाओं का निर्धारण। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी विकास, साइबर सुरक्षा अनुपालन व सक्रिय कार्यों हेतु प्रोत्साहन के माध्यम से साइबर घटनाओं व उनकी पुनरावृत्ति को रोकना। अगला नंबर, जानकारी साझा करने के लिए एक सूचना तंत्र विकसित करना। और नेक्स्ट, भरोसेमंद आईसीटी उत्पादों की खरीद के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों को अपनाने के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करने और साथ ही ऐसे स्वदेशी आईसीटी उत्पादों जो कि सुरक्षा की दृष्टि से संदिग्ध ना हो को खरीद के लिए उपलब्ध कराना। तो लक्ष्य और इसके उद्देश्य दोनों हम लोगों ने लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं और लिखेंगे। हेडिंग डालिएगा विशेषताएं। नंबर 1 लिखिएगा, सूचना सुरक्षा और अनुपालन में सर्वोत्तम वैश्विक कार्य पद्धति को अपनाते हुए साइबर सुरक्षा पुख्ता करना। सेकंड नंबर, आईसीटी सुरक्षा उत्पाद मूल्यांकन के लिए परीक्षण के बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं के निर्माण एवं रखरखाव और वैश्विक मानकों एवं कार्यप्रणाली के अनुसार अनुपालन सत्यापन। थर्ड नंबर, आईटी खरीद से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला जोखिम प्रबंधन हेतु संस्थाओं के बीच धमकियों व सुरक्षा के उल्लंघन के परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना। चौथा, देश की साइबर सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए औपचारिक व अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और क्षमता निर्माण करना। पांचवा नंबर, पीपीपी बताया था अभी थोड़ी देर पहले के अंतर्गत देश भर में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे की स्थापना। नेक्स्ट, छठवां नंबर, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना। अगला नंबर, साइबर स्पेस की सुरक्षा पर
सुरक्षा पर एक व्यापक राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत एवं उन्नति। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों के बारे में नागरिकों को जानकारी मुहैया कराने में मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षा, साक्षरता, जागरूकता एवं प्रचार अभियान को जारी रखना। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा नीति के इनपुटों पर चर्चा एवं विचार विमर्श हेतु एक विचार मंच बनाना। नेक्स्ट, अन्य देशों के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों को विकसित करना। नेक्स्ट, सुरक्षा एजेंसियों CERT, सेना और रक्षा एजेंसियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा न्यायिक प्रणालियों के बीच राष्ट्रीय और वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए। और लास्ट नंबर, बुनियादी ढांचे सहित वसूली एवं व्यवस्था के लचीलेपन में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्योग के साथ तकनीकी और परिचालन संबंधी पहलुओं पर बातचीत तंत्र का निर्माण। ठीक है, अभी एक हम लोगों ने संगठन लिखा था थोड़ी देर पहले, राष्ट्रीय समीक्षात्मक सूचना संरचना संरक्षण केंद्र। तो हेडिंग डालिएगा जरा, राष्ट्रीय समीक्षात्मक सूचना संरचना संरक्षण केंद्र, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, NCIIPC। यह राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अंतर्गत एक इकाई के रूप में कार्य करता है। आईटी अधिनियम की धारा 70A, आईटी अधिनियम की धारा 70A के तहत इसे भारत की समीक्षात्मक सूचना संरचना के संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। इसके निम्न प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1, महत्वपूर्ण उपक्षेत्रों की पहचान करना। सेकंड, चयनित महत्वपूर्ण उपक्षेत्रों की सूचना संरचना का अध्ययन। नेक्स्ट, दैनिक/मासिक
साइबर अलर्ट जारी करना, चौथा नंबर मैलवेयर विश्लेषण, पांचवा ज़ॉम्बी एवं मैलवेयर आधारित आईपी का पता लगाना। नेक्स्ट साइबर फॉरेंसिक्स गतिविधियां। नेक्स्ट चुस्त और सुरक्षित वातावरण के लिए अनुसंधान एवं विकास। आठवां जागरूकता व प्रशिक्षण। और लास्ट 24/7 कामकाज व हेल्प डेस्क। शुरुआत में इसने 17 उप क्षेत्रों की पहचान की और 7 उप क्षेत्रों के लिए गतिविधि शुरू की, यथा वायु यातायात प्रबंधन, पावर ग्रिड, MTNL, NSEI, BSNL, रेलवे, SBI। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चीफ इंफॉर्मेशन हेडिंग है सिक्योरिटी ऑफिसर। की भूमिकाएं भी जिम्मेदारियां। व जिम्मेदारियां लिखिए। नंबर 1 सूचना सुरक्षा संस्कृति का निर्माण। नंबर 2 विकास में वरिष्ठ प्रबंधन की सहायता। सूचना सुरक्षा के बुनियादी ढांचे का कार्यान्वयन एवं रखरखाव। नेक्स्ट संगठनात्मक सुरक्षा नीति, मानकों एवं दिशा निर्देशों का विकास, संवाद और अनुपालन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट विनियामक और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। नेक्स्ट समय समय पर संगठनात्मक सुरक्षा नीति, मानकों एवं निर्देशों के अनुपालन की जांच करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का आयोजन। नेक्स्ट जोखिम प्रबंधन। नेक्स्ट दुर्घटना प्रबंधन। नेक्स्ट कारोबार निरंतरता प्रबंधन। और लास्ट नंबर उत्पादों, उपकरणों और सूचना व प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं के अधिग्रहण में वरिष्ठ प्रबंधन की सहायता। हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा नीति। इंग्लिश में नेशनल टेलीकॉम सिक्योरिटी पॉलिसी। टेलीकॉम सिक्योरिटी पॉलिसी इसे एक पूरक सुविधा की बजाय व्यवस्थाओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, सामग्री, लगाते जाइएगा, उपकरणों और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में
क्षेत्र में सुरक्षा विशेषताओं को बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताओं से संबंधित मुद्दों से निपटने और देश में दूरसंचार नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए एक संरचित नीति है। यह 4 व्यापक मुद्दों से संबंधित कार्य करती है। नंबर 1, सुरक्षा एजेंसियों के लिए संचार सहायता। दूसरा, संचार, सूचना और डाटा सुरक्षा, तीसरा दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा और चौथा आपदा प्रबंधन सुरक्षा। यह परिष्कृत दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशीकरण पर जोर डालता है ताकि सुरक्षित वातावरण में उन्हें नियंत्रण एवं संतुलन के साथ उत्पादित एवं स्थापित किया जा सके। डालिएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। नंबर 1, इस अधिनियम ने ई वाणिज्य को कानूनी मान्यता प्रदान की, जो इंटरनेट के माध्यम से वाणिज्यिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। सेकंड नंबर, किसी भी अन्य दस्तावेजी रिकॉर्ड की तरह ही यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए रिकॉर्ड को भी मान्यता देता है। इस तरह यह दस्तावेज रूप में कागज के लेनदेन की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की प्रस्तुति करता है। तीसरा, यह अधिनियम डिजिटल हस्ताक्षरों को भी कानूनी मान्यता देता है, जिन्हें सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। अगला, निर्णय देने वाले अधिकारियों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए साइबर कानून पुनर्विचार न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, आईटी अधिनियम के प्रावधानों में विनिमय वस्तुओं, मुख्तारनामे, अमानत, वसीयत और अचल संपत्ति के हस्तांतरण अथवा वाहन की बिक्री के लिए किए गए किसी भी अनुबंध को लागू करने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, द्वारा भारत से बाहर किए गए किसी भी साइबर अपराध अथवा उल्लंघन पर यह अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 90 के साथ राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वयन के लिए सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। और लास्ट नंबर लिखिएगा, इस अधिनियम के पारित होने के परिणाम स्वरूप सेबी जानते हो ना आप लोग, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है, सेबी ने यह घोषणा की थी कि इंटरनेट पर प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग
केवल भारत में मान्य होगी, किंतु शुरू में गोपनीयता की सुरक्षा एवं इंटरनेट पर व्यापार करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं था। इस कमी को आईटी अधिनियम 2008 के तहत संशोधन करते हुए हटा दिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक। ठीक है, और हम लोगों ने एक बड़े एरिया को आज कवर किया है। ठीक है ना, थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ गया, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है तो उसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो जब अगली क्लास होगी तो उसमें हम लोग इसको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और इस तरह से हमारा ये जो साइबर सुरक्षा और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो उनको मिला करके फिर ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।